नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको देने वाला हूं 40 क्वेश्चन नॉन स्टॉप जो आपके लिए रहेंगे हिंदी पैडागोजी से। जी हां दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र से मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आया हूं। जो दोस्तों ये मान लीजिएगा, अगर आपने 40 क्वेश्चनों को सही से रीड कर लिया तो 40 के ही 40 आपके बेहतर हो जाएंगे और उसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके लगने वाले होंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा विश्लेषण है, बहुत ही अच्छा निचोड़ है जो आपके लिए बेहतर करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। लीजिएगा, इसमें पेन उठा लिया जाता है आपके लिए। ये लीजिएगा, भाषा के आधारभूत कौशल। देखेंगे यहां पर, भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंत संबंधित होते हैं और यहां पर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप बताएंगे भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधी होते हैं और क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें देखना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और इसके राइट आंसर की मैं बात करता हूं। भाषा के आधार पर बहुत कौशल जो होता है आपका, वो अंतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका इसमें सी होगा, जो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपके समक्ष रखते हैं। भाषा के संदर्भ में, अब देखेंगे यहां पर भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिएगा यहां पर आपको असत्य बताना है। दोस्तों कभी कभी आप देखते हैं कहीं पर असत्य आ जाता है, कहीं पर नहीं आ जाता। हम उसको कई बार सही से रीड नहीं करते हैं और उसमें हम धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर पूरा क्वेश्चन को पहले याद कीजिए, मतलब पढ़िएगा, रीड कीजिएगा अंत तक सही से, और उसको देखिएगा वो नहीं में या असत्य तो नहीं लिखा हुआ। कई बार हम यहां पर नहीं का नहीं कर देते हैं और यहां पर अर्थ का अनर्थ आपके सामने हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहां पर देंगे, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। ठीक है, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। नंबर 2 है, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। नंबर 3 है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है भाषा। और उसके बाद में भाषा निम्नवृत्त व्यवस्था है। तो दोस्तों यहां पर आपको देखना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। अब आपको यहां पर बहुत आसानी से, बड़े सीधे ढंग से आप इसको देखेंगे, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। बताइएगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले ही आपको यहां पर दिया गया कि जो भाषा होती है वो आपके तालमेल को बनाती है, दो लोगों के बीच का मध्यस्थता का काम करती है, दोनों के व्यवहार को बताती है। यह भाषा का कार्य होता है। जबकि यहां पर कह रहा है भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है, तो बिल्कुल उल्टा हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या है, यह असत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका ए होगा। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, बिल्कुल सही बात है। जब तक आपको भाषा नहीं आएगी तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। आपने गूंगे और बहरों को देखा होगा। अब जिससे अधिकतर जो मिलते हैं आपको, जो गूंगे होते हैं वो बहरे होते हैं। पहले वो बहरे होते हैं, उसके बाद वो गूंगे होते हैं। यही कारण है वो कुछ सुन नहीं पाते और इसी कारण से वो बोल नहीं पाते। तो आप यहां पर देखेंगे, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है भाषा, उसके बाद में भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ये तीनों बातें आपकी सत्य होती हैं। और जो सबका सबसे पहले, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए होता है। ये मतलब ये गलत है और यहां पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः, देखेंगे भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए। देखिएगा, परीक्षा पद्धति पर या बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, समय अवधि पर और लक्ष्य पर। तो दोस्तों यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको बताना है इसका क्या होगा। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए, परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, समय अवधि पर और लक्ष्य भाषा पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने दिया है, इसका राइट आंसर आपका होगा परीक्षा पद्धति है, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण है, समय अवधि है और लक्ष्य भाषा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका भी होगा, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए। अब यहां पर आप परीक्षा पद्धति की बात करें, बिल्कुल नहीं है। बच्चों का स्तर, देखिए बच्चों का आपको स्तर पता होना चाहिए, आयु और प्रकरण पर ही ये बात आपकी आधारित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, इसका क्या होता है, बी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रारंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बताएंगे यहाँ पर आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? यहाँ पर देख सीखता है मुख्य या बहुमुखी प्रमास के सिद्धांत पर सीखता है, मनोरंजन के सिद्धांत पर सीखता है, अनुकरण के सिद्धांत पर सीखता है, या फिर अभ्यास के सिद्धांत पर सीखता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रमास के सिद्धांत पर है, मनोरंजन के सिद्धांत पर है, अनुकरण के सिद्धांत पर है, या अभ्यास के सिद्धांत पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा अनुकरण के सिद्धांत पर। जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी होता है। बिल्कुल सही आपने यहां पर चुना है इसका राइट आंसर। आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो अनुकरण के सिद्धांत पर इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण, ये लेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। भाषा शिक्षण की यहां पर बात करता है। यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है? बताएंगे यहाँ पर यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। अब ये देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जानना जरूरी है भाषा शिक्षण में। यह जानना है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये बात सत्य है। यह जानना है कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, ये बात सत्य है। एक और दो बातें सत्य हैं या उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है? बताएंगे। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। अब देखिएगा यहाँ पर भाषा शिक्षण है, आपको भाषा शिक्षण में क्या दिखाना चाहता है वो? वहां पर यह दिखा रहा है कि यह जानना है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। दूसरी बात है यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो यहां पर ये दोनों बातें सत्य हैं, इन बातों पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा। यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चा सीखता कैसे है। उसके बाद में अगर यह बात आपकी सत्य हो जाती है तो उसमें यह बात आएगी निकल करके, यह जानना कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना कैसे सिखाया जाए। जब यह बात आपकी सत्य हो जाती है तो इस पर से अगला प्रभाव आपका बी पर पड़ता है और इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। दोस्तों एक और दो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका, जब ये भी सही हुआ ये भी सही हुआ, इसका मतलब इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बिल्कुल खूबसूरत आंसर आपका यहां पर ये रहा है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता। बताएंगे बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, वो कैसे नहीं होता है? कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से और इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताएंगे बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तक से और इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रहा हूं और आपको बताना है इसमें बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। अब देखिए कक्षा कक्ष से, बिल्कुल सही बात है, यहां से विकास होता है, ये कह रहा नहीं होता है। आपको नहीं पर फोकस करना है यहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अभी इसका आपको देखना है यहां पर कक्षा कक्ष से बच्चा कक्षा कक्ष से सीखता है, समाज से भी बच्चा सीखता है, इसके बाद पाठ्य पुस्तकों से भी सीखता है, ठीक है। यहां तक सभी चीजों से यहां पर सीख रहा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये है कि ये तीनों बातें तो यहां पर सही है और वो कह रहा है विकास नहीं होता है बच्चों में, भाषा का विकास, सब चीजों से यहां पर विकास होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर आपका डी होता है। दोस्तों ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के साथ देखिए, भाषा समाज सामंजस्य के साथ, यानी कि यहां पर भाषा समाज के साथ सामंजस्य का ही परिणाम है। विद्यालय, भाषा विद्यालय के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यहाँ पर भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है और परिवेश सामंजस्य का यहाँ पर आप रखेंगे। अब इनमें से आपको देखना है भाषा में यहाँ पर आप किसको रखते हैं के साथ का ही परिमाण होता है। यहाँ पर समाज सामंजस्य है, विद्यालय संपर्क, समाज संपर्क है या परिवेश सामंजस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया है और इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे इसमें भाषा समाज के साथ संपर्क, ठीक है, यहां पर संपर्क का ही परिणाम होता है। तो दोस्तों मित्रों साथियों इसका राइट आंसर आपका सी होगा, भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका समाज और संपर्क है, ये आपका आंसर यहां पर दोस्तों हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। संकेतों, देखिएगा संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। बताएंगे यहां पर संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में और उपरोक्त में, सभी में। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 होगा और 8 का आंसर आपको क्या देना है। यहां पर देखिएगा संकेत, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। यहां पर क्रियात्मक अधिगम में है, शाब्दिक अधिगम में है, समस्या समाधान अधिगम में है, उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी बात अगर करते हैं तो यहां पर संकेत, चित्रों, देखिए संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम
क्या जाता है, क्रियात्मक तो नहीं है, ठीक है, यहां पर आप क्रियात्मक रखें। शाब्दिक अधिगम तो है, यहां पर शब्दों के, यहां पर आ रहा है शब्द, तो यहां पर शब्दों से तो बात बनती है। समस्या समाधान अधिगम ये भी नहीं है, और उपरोक्त सभी ये भी नहीं है दोस्तों। तो यहां पर इसका राइट आंसर आपका बी होता है। शाब्दिक अधिगम यहां पर आ भी रहा है, संकेत, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है, वो होता है आपका शाब्दिक अधिगम, यहां पर दोस्तों आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपकी खिदमत में है, ये लीजिएगा। बच्चे, अब यहां देखें बच्चे हैं, अब ये बच्चे हैं, यहां पर बच्चे से आगे हमें रखना है, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि समय का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। समय का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जा पाते हैं। उपरोक्त बातें सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और आपको रखना है, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं। उपरोक्त सभी बातें सही है। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 9 का ए होगा। बहुत ही खूबसूरत आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बढ़िएगा। प्याजे के अनुसार, अब देखिएगा यहां पर ये प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम में अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखेंगे प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम में अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, आगे है परिवेश के साथ अंतक्रिया से विकसित होती है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है और बहा उद्दीपन का परिणाम होता है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम में अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतक्रिया से विकसित होती है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है, बाह्य उद्दीपन का परिणाम होता है। तो आप यहां पर देखेंगे इसका क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का आपको आंसर रखना है। तो यहां पर पढ़ते हैं एक बार और फिर इसका आंसर लेकर के चलते हैं। प्याजे के अनुसार भाषा अधिगम में अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश के साथ अंतक्रिया, देखिए भाषिक क्षमता जन्मजात नहीं होती है, सीखना पड़ता है, ठीक है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी राइट आंसर होता है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है या बाह्य उद्दीपन का परिणाम। देखो परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, ये इसका राइट आंसर होता है प्याजे के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता। अब क्या नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता है, अनुकरण नहीं करता है, व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत मैंने आपको यहां पर दिया है। भाषा के अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता है, अनुकरण नहीं करता है और व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा अभ्यास तो करता है, अगर बच्चा है तो अभ्यास तो करेगा, भाषा अर्जन में से विद्यार्थी जो करेगा वो क्या करता है, अभ्यास करता है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी करता है, ये बात भी सत्य है आपकी, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, बार बार उनको पढ़ता भी है, रीड भी करता है, अनुकरण भी करता है बार बार, लेकिन व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता, क्योंकि व्याकरण अलग है और उसे व्याकरण बनी बनाई मिलती है, ना कि वह उसका निर्माण करने में लगा हुआ होता है। तो यहां पर नहीं होता है, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। और ये आप देखेंगे, साफ कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर हम बनाते हैं डी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी होगा, व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। देखिएगा भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, दैनिक जीवन का अनुभव करता है, समाज के साथ संपर्क करता है, इच्छा शक्ति करती है और उपरोक्त बातें सभी सही। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं दिया है। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, देखिएगा भाषा अर्जन को जो प्रभावित करता है, दैनिक जीवन का अनुभव करता है, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह से शाम तक आप जाते हैं, यानी कि दिनचर्या में आप रहते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि जो आप सीखते हैं पूरे दिन वह आपकी दिनचर्या में आ जाता है, दैनिक आप जीवन अनुभव की बात करते हैं। नंबर 2 समाज के साथ, अब जब आप दैनिक जीवन में घूमेंगे फिरेंगे आएंगे जाएंगे तो आप समाज से संपर्क करेंगे और समाज से आप बहुत सारा सीखते हैं, सभ्यता और संस्कृति आप सीखते हैं, तो यह आपका समाज के साथ संपर्क हो जाता है। इच्छा शक्ति है, अगली बात है, आप इच्छा शक्ति से भी सीखते हैं, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर इच्छा शक्ति है तो आपको विचारों का आदान प्रदान करना होगा और सीखना होगा, यह बात भी यहां पर सही हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है उपरोक्त तीनों बातें आपकी सही हैं और इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर आपका यहां पर आंसर हुआ है। आगे लेते हैं, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो।
भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? आपको बताना है यहाँ पर भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यहाँ चमास्की का है, ओरोरीन का है, औरीन का है, वाइगोत्स्किया है और जीन पियाजे का है। तो यहां पर देखेंगे भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यहां पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो आपके यहाँ पर चमास्की है, ओरीन है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे। लोगों को यहां पर लगता है इसका राइट आंसर आपका होगा वाइगोत्स्की, लेकिन ये नहीं, मैंने कई बार देखा है, इसको बताते हैं इसका राइट आपका होता है ओरीन है। इसे थोड़ा सा पढ़िएगा, करिएगा ध्यान से, इसमें नहीं होता है ना, कथन किसका नहीं को भूल जाते हैं तो यहां पर गड़बड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर गड़बड़ अर्थकारण हो जाता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? और रीन का है, यह राइट आंसर होगा। 50,000 शब्द, देखिएगा 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? देखिएगा जब आपके पास में कोई बच्चा है वह 50,000 शब्द कब तक सीख लेता है, कितनी उम्र में सीख लेता है? नंबर 1 है 4 से 6 में। 4 से 6 वर्षों में बच्चा सही से बोलना और सीखना शुरू कर देता है, ठीक है, ये नहीं सीख सकता है। 6 से 8 साल का बच्चा अभी पहली या दूसरी क्लास में आपका होता है और वह तब तक 50,000 शब्द नहीं सीख सकता है। 9 से 11 ये लगभग बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में, यानी कि 4 से 5 या 6ठी क्लास तक आता है, 4-5 क्लास तक आ जाता है। और यह 12 से 15 वाला बच्चा आपका लगभग 9th या 10th क्लास में होता है। तो दोस्तों 9th और 10th का स्तर काफी बड़ा हो जाता है ना, तो 50,000 शब्द वो बहुत सारे शब्द सीख सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर 9 से 11, तो राइट आंसर आपका इसका होगा 9 से 11 वर्ष का बच्चा 50,000 शब्द सीख लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 50,000 शब्द बालक सीखता है, 9 से 11 वर्ष की आयु में आकर के सीख लेता है। इसका राइट आंसर आपका होता है सी। बढ़ते हैं आगे। अन्य विषयों के कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि बताएंगे अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों के पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ भाषा भी सिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम से सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ भाषा भी सिखाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। देखते हैं आप इसका क्या बताने, साफ करते हैं एक बार से, ये लीजिएगा। तो देखिए अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा नहीं जानते हैं, ठीक है। ये बात आपकी गलत होती है, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा, यानी ये बात गलत है। जो शिक्षक होता है कम से कम 2 भाषा उसे आती हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षक के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, शिक्षक का उद्देश्य नहीं जाना जाता, ठीक है। उसके बाद में है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी होगा। अन्य विषयों के शिक्षक विषयों के साथ भाषा भी सीखते हैं, ठीक है, ये बात भी आपकी गलत होती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर आपका होगा सी, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। पियाजे के अनुसार, यहां पर लेंगे पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। यहां CTET Feb 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ माध्यम से ही विकसित होती है। इसमें बताएंगे अंतक्रिया है आपका, सामंजस्य है, अलगाव है या टकराव है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको दिया है, इसका राइट आंसर आप देखते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अब इसमें आप रखेंगे अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, या फिर पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों के भांति प्रवेश के साथ सामंजस्य के माध्यम से विकसित होती है, या अलगाव के माध्यम से ही विकसित होती है, या टकराव के माध्यम से ही विकसित होती है। तो दोस्तों यहां पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होता है यहां पर। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, पर आता है आपका पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाता है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे तरफ।
वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है, बताएंगे यहाँ अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है, वाइगोस्की से है, पियाजे से है, स्किनर से है और चमास्की से है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास में यहाँ पर 17 चल चुका है और 17 का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 17 अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है, वाइगोस्की से है, पियाजे से है, स्किनर से है और चमास्की से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अन्य वाक्य की संकल्पना का जो संबंध है किससे है वो आप बताएंगे, वाइगोस्की से, पियाजे से, स्किनर और चमास्की से। तो इसका राइट आंसर आपका पियाजे होगा। दोस्तों अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है, तो यहां पर ये इसका राइट आंसर आपका पियाजे आता है, आप ध्यान रखिएगा और इसका पियाजे होगा। दोस्तों बिल्कुल तेजी के साथ चल रहा हूं, 20 मिनट की क्लास हुई है और 17 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जबकि मुझे आपको 40 क्वेश्चन कराने हैं। आगे है भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की संस्कृति और वर्ग पर ही ज्यादा निर्भर है, या फिर अभिप्रेरणा उपलब्धि पर निर्भर करता है, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है, या फिर उसके बाद में अभिप्रेरणा पर या अभिवर्ती परिवार पर निर्भर करता है। तो आप यहां पर बताएंगे इसमें इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की यहां पर इसका राइट आंसर आपका होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको दिया है, 18 का आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवर्ती, यहाँ देखेंगे ये आपका अभिवर्ती है, ठीक है, इसके बाद में और अभिप्रेरणा, तो यहां पर ये आपका अभिप्रेरणा आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका सी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का सी हो जाएगा। अभिवर्ती आप यहां पर रखेंगे, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं अभिवर्ती, वृत्ति है ना, ठीक है, और इसके बाद में है आपका अभिप्रेरणा, इसमें अभी आप प्रेरणा लगाएंगे, प्रेरणा हो जाता है, ठीक है। यहां पर आपका अभिवर्ती होता है, यहां पर अभिप्रेरणा होता है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 पावलोव, देखिएगा पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहां पर बताइएगा पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर उद्दीपन है, आंकड़ा है, अवधारणा है, संकल्पना है। तो दोस्तों यहां पर बताएंगे पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। उद्दीपन है, आंकड़ा है, अवधारणा है, संकल्पना है। तो आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने होता है। यहाँ पर पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर उद्दीपन है, यहाँ पर उत्पीड़न कह सकते हैं, उद्दीपन है, आंकड़ा है, अवधारणा है या संकल्प है। इसका राइट आंसर ए होगा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत देखिएगा, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, या विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों की अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं और बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने होगा, आपको बताना है। यहाँ पर देखते हैं विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं और बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका होता है बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, यानी कि तर्क बुद्धि से या वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखते हैं तो वहां पर इसका अंतर्गत आता है, ठीक है। विचारात्मक अधिगम जो होता है वह बौद्धिक क्षमता के आधार पर दोस्तों होता है, या ना, यहां पर तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है। बाल्य अवस्था में किस वस्तु तक पहुंचने से पहचाने बिना किस सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। देखिएगा एक बार फिर से पढ़िएगा, बाल्य अवस्था में किस वस्तु का पहुंचने से पहचाने बिना पहुंचने उसे पहचानने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। यह संज्ञात्मक होता है, आपका क्रियात्मक होता है, विचारात्मक होता है और वाचिक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताएंगे बाल्य अवस्था में किस वस्तु तक पहुंचने उसे पहचानने बिना किसी सहारे खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। संज्ञात्मक है, क्रियात्मक है, विचारात्मक है और वाचिक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ पर बाल्य अवस्था में किस वस्तु तक पहुंचने उसे पहचाने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा, तो ये आपको बताना था, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने होगा। 21 नंबर को आप देखेंगे तो यहां पर 21 का जो आ रहा है, यहां पर ये बाल अवस्था में किस वस्तु तक पहुंचने उसे पहचाने बिना किसी सहारे के खड़े होना अधिगम किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो ये देखिएगा क्रियात्मक है, यहां पर एक क्रिया हो रही है, खड़ा होना है ना। यहां पर बाल अवस्था में किसी वस्तु तक पहुंच रहे, पहले पहुंचा, ये भी क्रिया है, पहचानना, पहचानने भी, और खड़ा होना भी ये क्रिया में ही आता। तो यहां पर क्रियात्मक होता है सभी कुछ। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बच्चा अपनी भाषा के दौरान,
दौरान, बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? बताइएगा, बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? चमास्की का है या फिर वाइगोस्टी का है, पियाजे का है, पावलाव का है? तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, बच्चा मातृभाषा बोलता है, किताबी भाषा बोलता है, यही है ना। तो ये आप इसको कह सकते हैं, दो भाषाओं का प्रयोग करता है। बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा वाइगोस्टी, इसका राइट आंसर होगा, ये आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, देखते हैं आप, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, कर्मनेट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा है, या उपरोक्त सभी बातें यहां पर आपकी सत्य हो जाती हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल द्वारा, पूर्व ऑपरेशनल द्वारा, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा, या उपरोक्त सभी बातें आपकी सत्य होंगी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर ये बात भी आपकी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और इसका राइट आंसर आपका होता है, यानी कि उपरोक्त सभी बातें आपकी सत्य हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़िएगा आगे की तरफ, भाषा अर्जन है, अब बताएंगे यहां पर भाषा अर्जन है सहायास प्रक्रिया से या फिर अनायास प्रक्रिया से है, एक और दो दोनों से है, इनमें से कोई भी नहीं है। जो साथी आज हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, मेरी क्लास सुबह 7 बजे आती है। करंट की क्लास प्रतिदिन होती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, और ये 7:20 तक चल पाती है दोस्तों, कभी आप सोचेंगे शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपके 7 से और 7:20 के में शुरू हो जाती है। दूसरी क्लास मेरी यहां पर होती है 12 बजे, इतिहास की क्लास, इतिहास की क्लास आपकी यहां पर प्रतिदिन 12 बजे होती है, वो भी मेरी ही होती है। और तीसरी क्लास यहां पर मैं हिंदी की क्लास लेता हूं, और आजकल हिंदी पेडागोगी चल रहा है जो आपका यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्लास प्रतिदिन आपकी 3 बजे दिन में होती है। तो दोस्तों जितने साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर हाई लिख करके भेज सकते हैं, 99174212 और 93। तो दोस्तों अगर आप इस नंबर पर हाई लिख करके भेजेंगे, नाम के साथ में भेजें, ठीक है, तो मेरी क्लास शुरू होने से पहले मैं आपके पास में नोटिफिकेशन भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप चाहे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, अगर समय होगा तो बात आपसे की जाएंगी। तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके व्हाट्सएप पर प्रतिदिन लिंक जाना शुरू हो जाएगा, और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं, इसमें भाषा अर्जन है, सहायक प्रक्रिया का है, न्यास प्रक्रिया का, ए और दो दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है मैंने, 24 का आंसर आपको बताना है। तो यहां पर सहायक प्रक्रिया इसका राइट आंसर होगा आपका, और यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जितने साथियों ने ये नोट्स देखा है, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ताकि आपको आगे से याद भी रहे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत स्वयं प्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? बताएंगे भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत स्वयं प्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? यहाँ पर संकेतिक का होता है, मौखिक का होता है, लिखित का होता है, या शिक्षण का होता है? भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत स्वयं प्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? संकेतिक का होता है, मौखिक का होता है, लिखित का होता है, या शिक्षण का होता है? आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और ये आसान सा हो जाएगा आपको। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, और कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत स्वयं प्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? देखिए संकेतात्मक का होता है, मौखिक का होता है, लिखित का होता है, शिक्षित का होता है। देखिए पहली जो बात करते हैं हम, उसमें आपका सबसे पहला होता है, जब हम देखते हैं उसमें मौखिक का होता है, बोलने का होता है, ठीक है। संकेतात्मक वो बाद में करना शुरू करता है, ठीक है, उसके बाद में वो लिखित पर आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां संकेतात्मक जो है दूसरा स्टेप होता है, उसके पास में होता है मौखिक का, और लिखित का तीसरा होता है शिक्षण, ये बात की बात है। तो भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत स्वयं प्रथम विकास अभिव्यक्ति का विकास जो होता है वो मौखिक होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सीखना किस स्थिति के प्रति अभिक्रिया को दर्शाता है? यहां अभिक्रिया रख सकते हैं, या सीखना किस स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। आगे सीखना किस स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उसके बाद उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। अब ये देखना चाहिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताएं। सीखना किस स्थिति के प्रति अभिक्रिया को दर्शाता है, या सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है, प्रतिक्रिया को दर्शाता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर सक्रिय प्रतिक्रिया की बात करेंगे। सीखना किस स्थिति के प्रति, यहां पर सक्रिय है, ठीक है, प्रतिक्रिया
को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिएगा, आपका राइट आंसर यहां पर बी हो जाता है, आपके सामने है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके समक्ष रखते हैं। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक होता है और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में भी सहायक होता है। तो बताएंगे अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में भी सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 27 और 27 का आंसर आपको बताना है। तो देखिएगा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक है, विषय वस्तु के रटकर याद करने में सहायक है और यह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है। तो दोस्तों यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका होता है यहां पर विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक होता है। ये लीजिएगा, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक है। अगला है भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति है, सांकेतिक अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति है और उपरोक्त सभी बातें यहां पर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। अब देखिएगा, ये मौखिक अभिव्यक्ति बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले यही होती है। दूसरी आपकी सांकेतिक होती है, ये बात भी सही है। लिखित अभिव्यक्ति तीसरे नंबर पर ये भी आती है। यानी कि ये कहना चाहता है भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं, पहली मौखिक होती है, दूसरी सांकेतिक होती है और तीसरी आपकी लिखित अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, इसका राइट आंसर आपका डी है। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, यहां पर भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति है, सांकेतिक अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति और उपरोक्त सभी है। तो यहां पर राइट आंसर इसका 4 होगा, सभी बातें सही हैं। यह चमास्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। यहां पर देखें, चमास्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में जो है वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है, या सामाजिक खोज भी चलती रहती है, वंचिक तंत्र की भी खोज चलती रहती है, या व्यवहारिक होता है। तो यहां देखें, चमास्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में यहां पर किसको आप रखना उचित मानेंगे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपके सामने होगा और आप इसको क्या बताएं, क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको दिया है यहां पर, है ना। तो चमास्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में अगर इसमें बात की जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप देख सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से, वांछित दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। तो इसका मानना यह है कि इसका राइट आंसर आपका वैज्ञानिक है, सामाजिक है, वांछित तंत्र है या व्यवहारिक है। तो राइट आंसर इसका आपका वैज्ञानिक दृष्टि से आपका देखा जाएगा, साइंस पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको देते हैं। आत्मसातीकरण, देखिएगा, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका? आपको बताना है आत्मसातीकरण और समायोजना के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है? ये वाइगोस्की का है, चोमेस्की का है, पियाजे का है या पावलोव का है? तो आपको यहां पर बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और इसका क्या रहेगा। तो यहां पर देखिएगा, नॉन स्टॉप 40 क्वेश्चन की क्लास आपके लिए है और ये सबसे अच्छा विश्लेषण आपके लिए लेकर के आया हूं। आप इसे बहुत कम समय में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। यहां पर आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, विचार किसका है गुरुजी? ठीक है, तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर है, देखिएगा, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। तो ये पियाजे का कथन है यहां पर, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए, देखिएगा, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। बताएंगे, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। आवर्ती का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत है या अनुबंध का सिद्धांत है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होगा। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है, आवर्ती का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत है या अनुबंधन का सिद्धांत है। क्वेश्चन आपके सामने 31 है और इसका राइट आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं, यहां पर भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत नियम आपका होता है, तो यहां पर आप पाएंगे इसका राइट आंसर होगा आगमन एवं निगमन का सिद्धांत। बिल्कुल सही है, यहां पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपके पास में आगमन एवं निगमन का सिद्धांत होता है। आगे लेते हैं, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है और लक्ष्य
लक्ष्य है, भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो यहाँ पर बताएंगे भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपको देना है और बताना है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें पाएंगे आपका भाषा शिक्षण के अनुवाद विधि में मातृभाषा के माध्यम नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा के माध्यम बनाती है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, मातृभाषा की अपेक्षा करती है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 था, इसका राइट आंसर आपका 32 का गलत हो रहा है। एक बार देखिएगा, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की अपेक्षा करती है, ये बातें आपकी है, और विधि है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, ये राइट आंसर होगा आपका, ये मध्यस्थ बनाती है। मैं इसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका नहीं बात आएगी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना है, पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना है, श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना है, किसे ही श्रुत सामग्री को मनोयोग्य पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना है। तो दोस्तों मित्रों साथियों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, आपके सामने होता है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना है, पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश का समझना है, श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना है, किसी श्रुत सामग्री को मन योग्य पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 का आपका बनता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर पूरी बात को सुनना ही वक्ता के कथन के सारांश को समझना। अगर आप पूरी बात वक्ता की नहीं सुनते तो उसके सारांश को आप कैसे समझ पाएंगे। पहले आपको उसकी बात को पूरा सुनना होगा और उसके बाद में अपने तर्क को रखना होगा। तो यहाँ पर बात आती है पूरी बात को सुनना, न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना है। ठीक है, पहले पूरी बात को सुनिएगा उसके बाद को उसको समझिएगा। आगे है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है। आपको बताना है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावित होती है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना है, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना है, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देता है, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय पर प्रसंग पर चर्चा करना है, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर आप आंसर देखते हैं तो यहां पर बनेगा भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी। अब यहां कम प्रभावी की बात कर रहा है, सबसे कम प्रभावित की बात कर रहा है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ बढ़ने पर बल देना है, कोई बात नहीं है। शब्द उच्चारण पर अत्यधिक बल देना है, यह बात भी सही है। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय पर प्रसंग करना है। अब बात आती है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि का पढ़वाना है। तो यह बात कम प्रभाव डालती है दूसरे की लिखी हुई बातों पर। तो यहां पर इसका राइट आंसर आपका डी होगा। आगे है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। यहां पर देखेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपके सामने है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थी को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये सभी बातें आपकी यहाँ पर सत्य हैं, ठीक है, ये सभी सिद्धांत है, लेकिन इनमें से बात करेंगे इसमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी होता है। आगे लेंगे भाषा शिक्षण आवश्यक है। देखिए भाषा शिक्षण आवश्यक है।
भाषाई कौशल से परिचित करने के लिए होता है, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए होता है, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, और उपरोक्त सभी बातें होती हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखते हैं भाषाई शिक्षण आवश्यक है, भाषाई कौशल से परिचित करने के लिए है, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए है, सृजनात्मक का विकास करने के लिए है, उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर होता है डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहां पर डी बताता है। 35 ये गलत हुआ है हमसे। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, ये बात यहां पर गलत हो गई, माफी चाहेंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इसका ठीक है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। अनुबंध का सिद्धांत है यहाँ पर, अनुकरण का सिद्धांत है यहाँ पर, सहचार्य का सिद्धांत है, जीवन समन्वय का सिद्धांत है। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत होता है। तो इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत किसका है, अनुबंध सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, सहचर्य का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया है, इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत, इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भी होगा। आगे लेते हैं, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास है, केवल पठन कौशल की विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, और एक और 3 यहां पर बिल्कुल दोनों बातें यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा, 38 क्वेश्चन आपको दिया है, 38 क्वेश्चन का क्या आंसर यहां पर होगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास है, बात बिल्कुल सही है। केवल पठन कौशल का विकास है, इसको काट दीजिएगा, केवल नहीं लगाएंगे यहाँ पर। पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, तो ये भी सही है, यानी कि ए और 3 यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार का सहायक है। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है, आपको बताना यह है। भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार का सहायक है। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति का सृजनात्मक और चिंतन का बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में 39 है, 39 को आपको बताना है। देखते हैं यहाँ पर, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंता को बढ़ावा देती है, ये आपके सामने लिखा है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। दोस्तों मित्रों साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में विकास प्रकार सहायक है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंता का बढ़ावा देती है। आगे है मातृभाषा शिक्षण है। देखिएगा, मातृभाषा शिक्षण है, यहाँ पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करती है, शिक्षण को सरल बनाता है, अध्यापक के शैक्षिक कार्यों में बाधक बनाता है, शिक्षण सिद्धांत के विपरीत होता है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है, अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है और शिक्षण सिद्धांत को विपरीत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा, मैं दोस्तों आपको एक सूचना देता हूं। मेरी सुबह क्लास यहाँ पर लाइव क्लास होती है, करंट की होती है सुबह 7 बजे, ठीक है। 12 बजे आपके यहाँ पर इतिहास की क्लास होती है, वो भी लाइव ही रहती है यहाँ पर मेरी क्लास, और तीसरी क्लास यहाँ पर हिंदी की होती है, जिसमें आप देख रहे हैं पेडागोजी चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 क्लासें मेरी प्रतिदिन यहाँ पर नित्य क्लासेस पर लाइव आती हैं। जितने साथी चाहते हैं हमसे जुड़ना, वो इन क्लासों में जुड़ सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन आए तो 99 17 42 12 93 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हाय लिखें और उसके बाद में अपना नाम जरूर लिख दें, ठीक है। और आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। जैसे जैसे मेरी क्लासेस शुरू होंगी सुबह 7 बजे, 7 वाली 7:20 तक हो पाती है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। 7 बजे और 12 बजे इतिहास की, 3 बजे आपकी हिंदी की, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेहतर है आपसे दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है
इन स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नंबर पर मेरे हाई भेज दीजिएगा। आपको प्रतिदिन क्लास मिलती रहेंगी। नित्य क्लास में सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक 10-11 बजे तक क्लास है, लाइव चलती रहती हैं। आप किसी भी क्लास में आ जा सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं। मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है, अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनाता है और शिक्षण सिद्धांत के विपरीत होता है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर अगर बात की जाए, मातृभाषा शिक्षण है, शिक्षण को सरल बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज आपकी क्लास कैसी रही आप देख सकते हैं। नंबर यहाँ भी है 99-17-22-93 में। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का आपका ये सेशन नॉन स्टॉप 40 क्वेश्चन मैंने आपको 43-44 मिनट में कराए हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा, पर मिनट के आपके हिसाब से होगा, आपका समय भी खराब नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे अनुमति। गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।